हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरजी क्लासेस। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड के बारे में। ये चैप्टर आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पर्पस से। इसमें आप क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे कि इंटरनेशनल फॉरेन ट्रेड क्या होता है। यहाँ पर हम फॉरेन ट्रेड की बात करेंगे तो ऑब्वियस है कि नेशनल फ्रंटियर्स को चीज़ें क्रॉस कर गई एंड चीज़ें हमारी फॉरेन में जाकर उसकी ट्रेडिंग हो रही है। तो आपका जो ये कॉन्सेप्ट है नेशनल से इंटरनेशनल की तरफ मूव कर गया कि इंडिपेंडेंस के टाइम आपका जो इंडिया फॉरेन ट्रेड था वो कैसा था, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया फॉरेन ट्रेड कैसा था, एंड इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी भी हम पढ़ेंगे। एंड इसी का दूसरा नाम है इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटजी। क्लियर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनेशनल फॉरेन ट्रेड के बारे में। इसकी मीनिंग को ही हम पहले समझेंगे। जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन, डोमेस्टिक का मतलब होता है जो चीज़ें आपकी होम कंट्री में हो रही है, जो चीज़ें आपकी इंडिया में हो रही है, क्योंकि हम इंडिया की सिटीज़न है तो हम बात इंडिया की ही करेंगे। ठीक है। जब कोई भी प्रोडक्शन आपकी खाली इंडिया में हो रही है और उसी की कंजप्शन भी आपके इंडिया में हो रही है तो वो चीज़ आपकी किस में आएगी? डोमेस्टिक ट्रेड में आएगी। क्लियर हो गया। एक होता है आपका होम कंट्री, एक होता है होस्ट कंट्री। होम कंट्री जिस कंट्री में आप रहते हैं वो आपकी हो गई होम कंट्री, जिस कंट्री के आप सिटीजन है। होस्ट कंट्री वो होती है कि अपनी कंट्री को छोड़कर जब आप किसी भी दूसरी कंट्री के साथ डीलिंग करते हैं तो वो दूसरी कंट्री आपकी होस्ट कंट्री होती है। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। सो लेट्स मूव फर्दर। डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन गुड्स may exceed their domestic consumption. What does a country do with its surplus output? ये क्या कह रहे हैं कि जब हम कुछ गुड्स की प्रोडक्शन करते हैं वो जो उसकी जो कंजप्शन हो रही है वो एक्सीड कर जाती है, यानी जितना हम गुड्स बना रहे हैं उससे ज़्यादा हमारे इंडिया में उसकी कंजप्शन हो रही है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारी कंट्री के पास जो आउटपुट है वो सरप्लस में है? इट एक्सपोर्ट्स इट अदर कंट्रीज एंड अर्न्स मनी। इसका मतलब जो सरप्लस है उस सरप्लस को हम दूसरी कंट्री में क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। क्लियर। अब आप खुद सोचिए, जितना हमारे डोमेस्टिकली चीज़ों को सप्लाई किया जा रहा है, अगर कंजप्शन उससे ज़्यादा है तो इसका मतलब जितनी सप्लाई होगी कंजप्शन भी हमारी उतनी होगी। ठीक है। तो ज़्यादा कंजप्शन तो तभी पॉसिबल है वह जब वे चीज़ें आपकी बाहर एक्सपोर्ट की जा रही हैं। ठीक है। हम उसको सरप्लस को दूसरी कंट्री में सेल करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं और वहाँ से पैसा हम अर्न करते हैं। एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ हैं कुछ ना कुछ गुड्स एक्सपोर्ट करती है और कुछ ना कुछ इंपोर्ट करती हैं, और इसी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को हम क्या कहते हैं? इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। कि जब आप अलग अलग कंट्रीज़ में गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, इसी को ही हम क्या कहते हैं? इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। सो सिंपल। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में यानी इसी सिचुएशन में कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं कि जो आपका इंटरनेशनल ट्रेड है बेस करता है इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन पर, और इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन बेस करती है प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज। मैं वापस रिपीट करती हूँ, जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो बेस करता है इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन पर, एंड इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन बेस करती है प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज पर। स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ में आप बहुत ज़्यादा माहिर हो, आप उस चीज़ में एक्सपर्ट हो, स्पेशलाइज्ड हो, दैट इज स्पेशलाइजेशन। तो यहाँ पर हम ट्रेडिंग की टर्म में कैसे डिस्कस करेंगे इस पॉइंट को? प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज का मतलब होता है कि एक गुड हमारा इंडिया बना रहा है, एक गुड दूसरी कंट्री बना रही है, लेकिन हमारी इंडिया में जो वे गुड्स की प्रोडक्शन हो रही है बहुत ही कम कॉस्ट पर हो रही है कंपैरेटिवली अदर कंट्रीज। तो इसका मतलब जो हमारी कंट्री है उसको कॉस्ट एडवांटेज मिल रही है। ठीक है। यानी उसको भी चीज़ अगर कम कॉस्ट पे पड़ेगी तो प्राइसेस कम होंगे, प्राइसेस कम होंगे तो उसकी डिमांड इंक्रीज होगी। सो सिंपल। ठीक है। अ कंट्री स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ दैट गुड विच इट कैन प्रोड्यूस एट अ कॉस्ट लोअर देन इन अदर कंट्रीज। यानी एक कंट्री जिस भी गुड्स में स्पेशलाइज्ड है उसी गुड्स की प्रोडक्शन करेगी, या इन अदर वर्ड्स जिस भी गुड को कम कॉस्ट पर प्रोड्यूस कर पा रही है तो सीधी सी बात है, इस ऑब्वियस कि वो उसी गुड्स को क्या करेगी? प्रोड्यूस करेगी। थर्ड पॉइंट हमारा आता है इंटरनेशनल ट्रेड दस फैसिलिटेट्स एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एट अ प्राइस हायर देन
रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एट अ प्राइस हायर देन इन द डोमेस्टिक मार्केट। इसका मतलब जो इंटरनेशनल ट्रेड है हमारी, जब वे दूसरी कंट्रीज़ में गुड्स को एक्सपोर्ट करेगी तो वे हायर प्राइस पर एक्सपोर्ट करेगी, जिससे उनको फॉरेन करेंसी ज़्यादा रिसीव हो। ठीक है। फोर्थ पॉइंट में कहा गया है कि जब वे गुड्स को इंपोर्ट करना चाहेगी दूसरी कंट्री से, हम अपने इंडिया को लेकर चलेंगे, अगर हमारी इंडिया दूसरी कंट्री से गुड्स खरीदना चाहेगी तो वे कम प्राइस पर खरीदना चाहेगी। यानी अगर मान लीजिए जो रॉ मटेरियल हमारे इंडिया को चाहिए वो हमारे इंडिया में भी अवेलेबल है और हमारे दूसरी कंट्री से भी हमें वो चीज़ अवेलेबल है। ठीक है। तो अगर वही चीज़ आपको इंडिया में ज़्यादा प्राइसेस पर मिल रही है और आपको दूसरी कंट्री से कम प्राइस पर मिल रही है, तो तभी कंपनी दूसरी कंट्री से उसको खरीदना चाहेगी। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट आपका आता है कि अगर आप इंटरनेशनली ट्रेड करते हैं तो जो मार्केट का साइज़ है वो भी आपका एक्सपेंड हो जाता है। सो सिंपल। क्योंकि आप अगर खाली अपनी इंडिया में ट्रेड करें और आप इंडिया को मिलाकर बाहर दूसरी कंट्रीज़ में भी ट्रेड करें तो जो मार्केट का साइज़ है वो वाइडर होगा। अगर मार्केट का साइज़ वाइडर होगा तो जो ट्रेडिंग पार्टनर्स होंगे उनके लिए अपॉर्चुनिटीज एनहेंस होगी इन्वेस्ट करने की। सिक्स पॉइंट आता है हायर इन्वेस्टमेंट लीड्स टू हायर जीडीपी ग्रोथ। इसमें कहा ये पूरी एक साइकिल होती है जो आपको एक लॉजिक से समझनी है। आपको क्रैम बिल्कुल नहीं करना, रट्टा बिल्कुल भी नहीं मारना। जब आप चीज़ों को लॉजिकली समझना स्टार्ट कर देंगे, चीज़ें आपको काफ़ी लंबे समय तक याद रहेंगी और आपको चीज़ें बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आपको समझ में आएंगी। हायर इन्वेस्टमेंट लीड्स टू हायर जीडीपी ग्रोथ। जब इन्वेस्टर्स अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी के पास ज़्यादा पैसा होगा। कंपनी के पास ज़्यादा पैसा होगा, कंपनी उतनी अच्छी चीज़ों को खरीद पाएगी, उसको यूज़ कर पाएगी। ठीक है। अच्छी अच्छी मशीन्स यूज़ कर पाएगी। जितनी अच्छी मशीन्स होगी, जितना अच्छा वे कंपनी इन्वेस्ट करेगी, तरीके से इन्वेस्ट करेगी, उतना ही अच्छा वे आउटपुट प्रोड्यूस कर पाएगी। और अगर अच्छी क्वालिटी का आउटपुट प्रोड्यूस करेगी तो अच्छी इनकम होगी। ठीक है। तो इससे जीडीपी ग्रोथ हमारी क्या होगी? हाई होगी। तो इसलिए कहा गया है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसे हम इंजन ऑफ ग्रोथ भी कहते हैं। इंडियाज फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। हमारे इंडिपेंडेंस के समय जो इंडिया जो फॉरेन ट्रेड करती थी वे उस टाइम क्या पोजीशन थी? ठीक है। इंडिया इकोनॉमी सफर्ड इट्स कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रिजाइम। यानी उस टाइम जो ब्रिटिशर्स थे हमारे इंडिया को बहुत, कहने का मतलब बहुत मतलब प्रॉपर हमारे इंडिया को एक्सप्लॉयट करते थे, हमारे इंडिया का शोषण करते थे। उस समय जो ब्रिटिश है वो हमारे नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करते थे एज रॉ मटेरियल, क्योंकि ब्रिटिशर्स को ये था कि हमारे इंडिया में रॉ मटेरियल अबंडेंट अवेलेबल है, यानी बहुत ह्यूज अवेलेबल है, ह्यूज क्वांटिटी में मिल जाएगा और उनको काफ़ी सस्ता मिल जाएगा। इसलिए वे हमारे इंडिया के नेचुरल रिसोर्स को एक रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करते थे। Besides a source of raw material, Indian economy was also exploited as a market for the British industrial goods. हमारे इंडिया को एक्सप्लोर तो किया ही किया रॉ मटेरियल को लेकर, बल्कि इसके अलावा हमारी इंडियन इकोनॉमी को एक्सप्लोइट किया गया इंडस्ट्रियल गुड्स को लेकर भी। यानी जो ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया से रॉ मटेरियल खरीद के अपना फिनिश्ड गुड्स तैयार करते थे, उसी फिनिश्ड गुड्स को हमारे इंडिया में वे सेल करते थे कम प्राइस पर, जिससे कि हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वह डैमेज हो सके। क्योंकि वही चीज़ें डोमेस्टिकली हमें बहुत महंगी मिलती थी, लेकिन ब्रिटिशर्स उन्हीं इंडस्ट्रियल गुड्स को काफ़ी कम रेट पर देते थे, सारे टैक्सेस को काट देते थे, टैक्सेस नहीं लगाते थे, इसलिए ताकि उनकी जो मार्केट है इंडियन मार्केट वो बढ़ जाए। ठीक है। तो इस तरीके से भी हमारे इंडिया को एक्सप्लॉइट किया। Substantial export of raw material from India gave some impetus to the volume of international trade, which had significantly declined owing to the decay of Indian handicrafts. देखिए, जब ब्रिटिश जो है हमारे इंडिया से रॉ मटेरियल खरीदेगा तो अल्टीमेटली इंडिया ने उस रॉ मटेरियल को ब्रिटिशर्स को एक्सपोर्ट किया। ठीक है। अब उसी रॉ मटेरियल को यूज़ करके वे इंडस्ट्रियल गुड्स बना रही है ब्रिटिशर्स, एंड ब्रिटिशर्स उसी को ही हमारे इंडिया में सेल कर रही है। समझते चलना बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर बता रही हूँ। तो ब्रिटिशर्स अब वही चीज़ें हमारे इंडिया में आके सेल कर रही है, तो हमारे जो इंडिया के जो स्मॉल हैंडीक्राफ्ट्स, जो स्मॉल कंपनीज हैं जो हैंडीक्राफ्ट्स अपनी स्किल्स का यूज़ करके चीज़ें बनाते थे, उनका कॉम्पिटिशन बढ़ गया। ठीक है। एंड धीरे धीरे हमारी इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स डिके होती गई, ख़त्म होती गई। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के समय जो बैलेंस ऑफ ट्रेड था, यानी एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट फेवरेबल था।
इसका मतलब मैंने ये टर्म्स क्लियर कराई हुई है ऑलरेडी। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड में खाली हम विजिबल आइटम्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। विजिबल आइटम्स लाइक गुड्स, गुड्स को आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, लेकिन आप सर्विसेज को देख टच नहीं कर सकते, उसे आप फील कर सकते हैं। दैट्स वाई यहाँ पर हमने खाली बात करी बैलेंस ऑफ ट्रेड की, ना कि बैलेंस ऑफ पेमेंट। बोथ आर डिफरेंट टर्म्स। ओके, सो बैलेंस ऑफ ट्रेड में मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो डिफरेंस है उसी को हमने बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा फेवरेबल था, मतलब एक्सपोर्ट्स हमारे ज़्यादा थे, इंपोर्ट्स हमारे कम थे। 1946 से 47 के पीरियड में एक्सपोर्ट आपके ज़्यादा थे इंपोर्ट के कंपैरिजन। कितने ज़्यादा? 31 करोड़। किसकी बात हो रही है? 1947 से 48 की पीरियड, यहाँ पर 1946 से 47 की पीरियड की बात हो रही है। लेकिन 47-48 के पीरियड में आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड श्रिंक हो गया था 14 करोड़ तक, यानी सिकुड़ गया था, कम हो गया था। एज रिगार्ड्स जो डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, इट वाज लार्जली कन्फाइंड टू ब्रिटेन, यानी उस टाइम जो ट्रेड होती थी खाली ब्रिटेन के साथ होती थी या ब्रिटिश के साथ। लेकिन ब्रिटिश रूलर्स ने हमारे इंडिया को बुरे तरीके से एक्सप्लॉइट किया, रॉ मटेरियल को लेकर भी एंड हमारी इंडस्ट्रियल गुड्स को लेकर भी। जो कंपोजिशन था ट्रेड का वे क्या दिखाता है कि हमारी इकोनॉमी उस टाइम पिछड़ती जा रही थी, बैकवर्ड होती जा रही थी, क्योंकि हम ज़्यादा रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट कर रहे थे दूसरी कंट्री में और फिनिश गुड्स को इंपोर्ट कर रहे थे। तो इस कारण हमारा जो ट्रेड है वे पिछड़ता जा रहा था धीरे धीरे। तो इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड आफ्टर इंडिपेंडेंस कैसी थी, हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। कोई भी क्यूरी है, विदाउट एनी हेजिटेशन टाइप इन कमेंट सेक्शन एंड आई विल रिजॉल्व योर ऑल क्यूरीज। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।